हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में ना हम वर्ब और इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये नहीं पढ़ेंगे कि वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, दूसरी फॉर्म क्या है, तीसरी फॉर्म क्या है। आज हम वर्ब को एडवांस लेवल पर लेकर जाने वाले हैं, जो चीज आज तक मैंने शायद अपने चैनल पर नहीं पढ़ाई है, जिसमें हम इसके जितने भी जो टाइप्स होते हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, अब तक मैंने जो आपको चीजें बताई है ना, वो आपकी ये वाली चीजें हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है, स्टेट वर्ब क्या होती है, इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी इन वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा इसको ना एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। इधर वाला जो पोर्शन है इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज तक मैंने इधर एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब के बारे में ही बताया है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा और लेवल पे लेके जाएंगे, जिसमें हम फाइनाइट को देखेंगे, नॉन फाइनाइट को देखेंगे। फाइनाइट की भी अलग अलग कैटेगरी है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और नॉन फाइनाइट को अलग से भागों में डिवाइड किया गया है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड। ठीक है, इनको हम देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन जो है हम इनका भी करेंगे। मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या है, मेन मॉडल क्या है, सेमी मॉडल क्या है, तो ये सारी चीज हम देखेंगे। अगर आप डिटेल में वर्ब की वीडियो देखना चाहते हैं, वर्ब को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए तो करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। अच्छा देखो, जो बच्चे हमारा प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, ठीक है, आपकी बुद्धि में बैठ जाता है, आपको ग्रामर जो है अच्छी लगने लगी है, तो आप चाहें तो आप हमारा प्रीमियम कोर्स ले सकते हैं। बाकी जबरदस्ती किसी से कोई है नहीं। ठीक है। अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, वरना मत करो। ठीक है। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से है और ये हमारा लोगो है। ठीक है। और आपको कोई इश्यू आता है तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस पर आप व्हाट्सएप पर हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका इशू है। हमारे जितने भी कोर्सेज आपको मिलेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक मिलने वाले हैं। ठीक है। चलो अब देखो, हम कौन से पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट को जो है हम देखने वाले हैं। किसको? हेल्पिंग वर्ब वाले को। पहले हम देखेंगे इधर वाला जो हिस्सा है। ठीक है। वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक तरफ है हेल्पिंग वर्ब, एक तरफ है मेन वर्ब। मेन वर्ब वाला जो हिस्सा है उसको अलग देखेंगे। अभी फिलहाल हम हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब वाला हिस्सा है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाला जो हिस्सा है इससे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो वर्ब है उसको दो भागों में बांटा गया, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब की बारी आई तो हेल्पिंग वर्ब को हमने फिर से दो भागों में बांट दिया। एक तरफ मेन जो मॉडल वर्ब है वो आ गया, एक तरफ ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। ऑक्सिलरी वर्ब में तीन वर्ड है, बी, डू और हैव। मॉडल वर्ब को फिर से दो भागों में बांटा गया, सेमी मॉडल वर्ब और मेन मॉडल वर्ब। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग इनमें जो है हमने अलग अलग वर्ड्स को फिट कर दिया और उन्हीं के हिसाब से इंग्लिश ग्रामर में जो है हमने यूज करना स्टार्ट किया। अब ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं इनको सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो वर्ब है ना, वर्ब, अच्छा वर्ब कहते किसको हैं? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कार्य करने को वर्ब कहते हैं। भैया कार्य करना ही नहीं होता वर्ब का मतलब। वर्ब के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वर्ब बहुत सारे काम को करती है। ठीक है। जैसे वर्ब काम भी करती है, वर्ब समय भी बताती है, वर्ब किसी से किसी का रिलेशन भी बताती है, किसी के पोजेशन को भी बताती है, एक्शन को भी बताती है। तो वर्ब क्या करती है? वर्ब में एक्शन वर्ड भी होंगे, स्टेट वर्ड भी, वर्ड्स भी होंगे, पोजेशन वाले वर्ड्स भी होंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले वर्ड्स भी होंगे जो समय को दिखाएंगे। ठीक है। ये सारी चीज हम देखेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब टेंस को बताती है, यानी कि टाइम को बताती है। किसका टाइम? सेंटेंस का। ठीक है। और ज्यादातर आप इनको कहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं? टेंसेस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में किस तरह के वर्ड आते हैं? जैसे इजम आर हो गया, वाजवर हो गया, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब के ही तो नाम है। ठीक है। अब देखो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो हमें सेंटेंस का समय बता दे। ठीक है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसको हम टेंसेज में, सेंटेंसेज में, किसी भी तरह का सेंटेंस हो सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह के वर्ड है? इजम आर, वाज वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, इस तरह के वर्ब जो वर्ड्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब इस हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक तरफ ऑक्सिलरी वर्ब, एक तरफ मॉडल वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब में तीन वर्ड आपको दिखाई देंगे, बी, डू, हैव। अभी बी, डू, हैव क्या है? ये बी, डू, हैव से ही तो आपका हैज, हैव, इजम आर, ये सारी चीजें निकली है। देखो जो आपका हैव है ना, यहां से ये हैव लिया है जो मैंने, इसी से आपका जो पूरा प्रोसेस है वो चलेगा। हैव जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म है, हैड इसकी दूसरी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी हैड ही है, फोर्थ फॉर्म हैविंग है, और फिफ्थ फॉर्म आपकी क्या है? इसमें ये हैज है। ठीक है, मिसटाइप हो गया, यहां पर आएगी हैज। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म क्या है? हैज है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। ठीक है। उसके बाद डू, डू की पहली फॉर्म डू ही है, दूसरी फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, डूइंग और डज। ठीक है।
तो ये आपकी डू की फॉर्म से, यहीं से डू डज डिड ये सारी चीजें आपकी निकली है जिनको आप टेंसेज में सेंटेंसेज में बना के लिखते हैं, ठीक है। और यहां से आपकी ये जो हैज हैव हैड हैविंग चीजें आप पढ़ते हैं ना, ये सारी चीजें आपकी यहां से निकल के आई हैं। बारी आती है बी की। ये बी क्या करता है, अब ये बी की ही फॉर्म है जो आप पढ़ते हैं, जैसे वाजवर हो गया, बिन हो गया, बीइंग हो गया, इजएमआर हो गया, किसकी फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है, ठीक है। तो बी इनकी बेस फॉर्म है, बी इनकी पहली फॉर्म है, ये बात आपको याद रखनी है। बी इनका जो है एक बेस है, बी से ही निकल के चालू हुई है सारी चीजें। अगर मैं इन सारी चीजों को ना लिख के सेंटेंस में ये भी लिख दूं ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बी की फॉर्म, फिर वर्ब की फॉर्म, तो बी का मतलब है कि इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। यहां तक आ गया समझ में? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत? तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब को देख लिया कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब से क्या क्या चीजें निकल के आई हैं, ठीक है। अब बारी आती है मॉडल वर्ब की। अब मॉडल वर्ब को ऐसा नहीं एक साथ देखेंगे, मॉडल वर्ब को पहले डिवाइड करेंगे, एक सेमी मॉडल है, एक मेन मॉडल है। अब सेमी मॉडल में 3 वर्ड आएंगे, नीड, डेयर और यूज्ड टू। मेन मॉडल में वो सभी वर्ड्स आएंगे जो आप मॉडल वर्ब में ज्यादातर देखते हैं, ठीक है। अब देखो मॉडल वर्ब में कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे कैन, कुड, शुड, शैल, ठीक है, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या है मॉडल वर्ब में। सेमी मॉडल वर्ब में क्या होता है, डेयर, यूज टू, नीड टू, ठीक है, इनका आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेमी मॉडल है। इनको सेमी मॉडल वर्ब बोलते क्यों हैं? इनको सेमी मॉडल वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉडल वर्ब के साथ साथ दूसरी वर्ब का भी काम करते हैं, ठीक है। किसका? एक कभी कभी मॉडल वर्ब का काम करेंगे, कभी कभी दूसरी वर्ब कौन सी, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब का भी काम कर देते हैं। लेकिन ये जो मेन वाली मॉडल वर्ब है ये हमेशा मॉडल वर्ब का काम करेंगे, ये कभी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इनको मॉडल की कैटेगरी में रखा गया और उनको सेमी मॉडल की कैटेगरी में रखा गया। यहां तक इस जो स्लाइड है इसमें किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अभी जो हमने पीछे हेल्पिंग वर्ब देखी थी जिसको हम बोल रहे थे हिंदी में सहायक क्रिया, इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, सेंटेंस का समय बताने का काम करती है कि आपने जो काम किया है ना उस सेंटेंस में वो कब किया है। तो ये हमें वाक्य के समय के बारे में क्या देगी, जानकारी देगी। इजम्मार, वाजवर, हैज हैव, ये इस तरह के वर्ड किस में आएंगे, हेल्पिंग वर्ब में आएंगे। अब देखो मैंने लिखा हुआ है ही इज डूइंग वर्क, क्या मतलब है, वह काम कर रहा है। और दूसरी बार मैंने लिख दिया ही वाज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा था। ऐसा कैसे हो गया, दोनों में ही है, दोनों में डूइंग है, दोनों में वर्क है। चेंज क्या हुआ है, ये रेड कलर का लेटर इधर इज है, इधर वाज है। इसे एक वर्ड की वजह से सेंटेंस यहां प्रेजेंट में था और यहां पहुंच गया पास्ट में, ठीक है। तो किसकी वजह से हुआ, ये वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर मैंने लिखवाया हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का समय चेंज कर देती है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, किससे पता चला, है से। था कब लगाते हैं, जब पास्ट का कोई सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस पास्ट का है। आगे देखो, ही हैज डन वर्क, उसने काम कर लिया है, कर लिया है यानी कि प्रेजेंट का सेंटेंस है। ही हैड डन वर्क, उसने काम कर लिया था, कर दिया था, तो यहाँ पे था गया, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की है और ये जो है ये पास्ट की है। बाकी देखो दोनों में डन है, दोनों में वर्क है, दोनों में ही है। तो मतलब चेंज कहां से हुआ, चेंज किसकी वजह से हुआ, हेल्पिंग वर्ब की वजह से चेंज हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब को समझोगे, सेंटेंस में सेंटेंस का समय चेंज कर देती है। आगे देखो, अब ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, इन्हीं के हिसाब से वर्ब की आपकी जो फॉर्म है ना वो लग जाती है। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कहीं पर इजएमआर और वाजवर दिखाई दे तो इनके साथ ज्यादातर आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। हैज हैव और हैड दिखाई दे तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज हैव और हैड के बाद बिन दिखाई दे, BWN, तो इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक फॉर्म और लग सकती है, फोर्थ फॉर्म, जो आप इनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करोगे। किसकी तरह, जैसे आप सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं ना जिस टेंस में, उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इजएमआर वाजवर के बाद आपको BEING दिखाई देगा तो थर्ड फॉर्म लगाओगे, क्यों, क्योंकि फिर ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म लगती है। फिर चाहे उसमें इजएमआर आ जाए, डूडल कुछ भी आ जाए, उसमें जो है थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। मॉडल वर्ब जो भी हमने पीछे देखी थी उसको देखिए। मॉडल वर्ब में क्या करती है, हमारे वाक्य में पॉसिबिलिटी को बताती है, संभावना को बताती है कि किसी काम के होने की कितनी संभावना है, किसी काम के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। ये किससे पता चलेगा, मॉडल वर्ब से हमें पता चलता है। मॉडल वर्ब दो तरह की थी, एक मेन मॉडल थी, एक सेमी मॉडल थी, है ना। तो यहां पर ये सारी जो मॉडल वर्ब है मैंने लिख दी है, ठीक है। वुड, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, जितनी भी है। अब देखो इनका सेंटेंस, इनमें ना क्या होता है, इनमें ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट में बताएगी, पास्ट में बताएगी, बताती है, लेकिन इनका फोकस टेंस पे नहीं होता है, इनका फोकस होता है
काम को होने की कितनी संभावना है। इन सबको देखो, ये जितने हिंदी के वाक्य हैं इन सब में एक जैसा जो है आपको दिखाई देगा, है ना। वह काम कर रहा होगा, शायद वह काम कर रहा होगा, वह पक्का काम कर रहा होगा, सब में रहा होगा, सब में सेम सेम है ना। कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां गड़बड़ आ जाती है। देखो सब में आपका ही है, सब में डूइंग वर्क है, लेकिन यहां पर वुड है, यहां पर मे है, यहां पर मस्ट है, यहां पर कुड है, ठीक है। तो इनकी वजह से इनका जो पॉसिबिलिटी का सेंस है वो चेंज हो गया है। बाकी अगर आप मॉडल वर्ब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है मॉडल्स बाय चिंटू सर। क्या लिखनी है? मॉडल वर्ब्स बाय चिंटू सर। आपको मॉडल वर्ब के बारे में डिटेल जो वीडियो है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलो, अब मॉडल वर्ब में भी आप वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब में किया था। तो इनमें भी यदि सिंपल कोई अकेली मॉडल है तो वर्ब की पहली फॉर्म लगा दो, जैसे ये अकेली लिखी हुई है। यदि मॉडल वर्ब के बाद बी भी दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर देखो बी है, तो आप थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं और आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा सकते हैं। मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है तो थर्ड फॉर्म लगाओगे। मॉडल वर्ब के बाद हैव टू आता है तो फिर आप कौन सी फॉर्म लगाओगे? पहली फॉर्म लगाओगे। ये तो हो गया जो आपकी हेल्पिंग वर्ब वाला एक साइड था वो वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो देखने को मिल जाएगा। हमारी क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस की नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट, सारी चीजें आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। आपको चाहे तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है, एक तरफ हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, एक तरफ लिखी थी मेन वर्ब। अब हम मेन वर्ब वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब को हमने दो भागों में बांटा, एक तरफ थी फाइनाइट वर्ब, एक तरफ थी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, चलो सीखते हैं। देखो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जब वर्ब में दोनों वर्ब आ जाएंगे, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ठीक है। तो जब वर्ब वाक्य में टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए सॉरी, क्या हो जाए? जब वर्ब आपके वाक्य में टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। कुछ नहीं, बस एक नाम दे दिया है कि भाई अगर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रही है तो इसको हम फाइनाइट वर्ब कह देते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो इसको फाइनाइट वर्ब कह देते हैं। और जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के द्वारा चेंज ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो अनुसार चेंज नहीं हो, जो नहीं होती है उसको नॉन फाइनाइट, जो हो जाती है उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, ठीक है। दे वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। ही वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलना चाहता था। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, वह कहानियां पढ़ना पसंद करता है। दे लाइक रीडिंग स्टोरीज, ठीक है, वे कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं। अब यहां पर देखो, आपने एक चीज गौर की है, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ना वॉन्ट्स, कभी वॉन्ट्स हो गया, कभी वॉन्ट हो गया, कभी वॉन्टेड हो गया, है ना। तो यानी कि ये क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये वाली जो वर्ड है ना। तो ये जो वर्ब आपकी लिखी हुई है वॉन्ट, देखो अलग अलग चेंज हो रही है ना। ये क्या है? यही तो है जो चेंज हो रही है। जो चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब। तो यहां पर ये जो वॉन्ट है ये किसके अंदर आएगा? फाइनाइट वर्ब के अंदर आएगा। लेकिन यहीं पर एक वर्ब और है स्पीक, टू स्पीक। यहां पर कोई भी टेंस चेंज हो गया हो लेकिन ये चेंज नहीं हुई है, तो जो चेंज ना हो वो क्या है? स्पीक, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगले वाले सेंटेंस में लाइक्स और लाइक ये दोनों चेंज हो जाते हैं ना, तो ये कौन सी वर्ब है? ये जो चेंज हो जाती है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। और देखो यहां पर रीडिंग दोनों में एक जैसा है, चाहे टेंस बदल गया हो तब भी चेंज नहीं हुआ है, तो वो क्या है? वो आपकी जो चेंज ना हो वो है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इनका टेंस अलग है, अगर आपको नहीं पता हो। ही वांट टू स्पीक इंग्लिश, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। दे वांट टू स्पीक इंग्लिश, ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। अंतर क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। सब्जेक्ट के हिसाब से SEIS लग गया है ना, लगाते हैं ना अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से SEIS नहीं लगा है। ही वांटेड टू, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, किसका? पास्ट का इंडेफिनिट है, ठीक है। ही लाइक्स, ये प्रेजेंट का फिर से इंडेफिनिट आ गया। और दे लाइक, ये फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट आ गया। तो यहाँ पर टेंस और सब्जेक्ट इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल है, जिनकी वजह से ये वर्ब की जो फॉर्म से आपकी चेंज होती है आपको दिखाई दे रही है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कुछ भी नहीं है, जो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो फाइनाइट, और जो चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी कहलाती है, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है इनको भी फिर दो भागों में बांटा गया। एक तरफ जो फाइनाइट वर्ब है इसको हमने दो भागों में बांटा, एक तरफ है ट्रांजिटिव वर्ब और एक तरफ है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? देखो, ट्रांजिटिव वर्ब होती है
जो वर्ब आपके जो वर्ब है ना उसके बाद हमेशा किसको ले, ऑब्जेक्ट को ले। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, डोंट टेक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भी इसने ऑब्जेक्ट लिया है या नहीं लिया है? कोई भी वर्ब हो यदि वो ऑब्जेक्ट ले रही है तो वो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है तो वो इंट्रांजिटिव के अंदर आएगी। देखो जब भी आप अपनी वर्ब से वट या हुम में आंसर करोगे, वट का मतलब होता है क्या और हुम का मतलब होता है किसे या किसको। ठीक है, जो भी वर्ड आपका आंसर में आएगा वही ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला राहुल किल्ड हिम, इसकी हिंदी क्या है, राहुल ने उसे मारा या राहुल ने उसे मार दिया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर वर्ब क्या है, किल्ड। ठीक है, किल्ड का मतलब होता है मारना। तो मैंने बोला क्या मारा, कोई जवाब नहीं आया। किसको मारा, उसे मारा। किसे मारा, उसे मारा, है ना, उसे मारा, ये आ गया जवाब। तो ये जो उसे है ना, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और जो वर्ब, अब ये वर्ब क्या है, किल्ड, ये क्या ले रही है, ऑब्जेक्ट ले रही है। और जो ऑब्जेक्ट ले वो क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये जो किल्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देखो, दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी मतलब वे क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो वॉच से हमें सवाल करना है, यही हमारी वर्ब है। भाई क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जवाब आ गया ना, टीवी। किसको देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, तो टीवी का जवाब आ गया। तो यानी इसने भी ऑब्जेक्ट ले रखा है टीवी, और यहां पर ये जो वॉचिंग है ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देखो, अब वी एट बर्गर येस्टरडे। ठीक है, वी एट बर्गर येस्टरडे, हमने कल बर्गर खाया। एट है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, हमने क्या खाया, बर्गर खाया, इसने भी जवाब दिया है, तो ये भी क्या है आपकी, बर्गर ऑब्जेक्ट को ले रही है, तो ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब आगे देखो, आई हैव बीटन हिम, मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे पीटा है या फिर मैंने उसे पीट दिया है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो बीट का मतलब होता है पीटना, किसको पीटा है, उसे पीटा है, किसको का जवाब आ गया, उसे, हिम। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट को ले रही है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, आगे देखो, ही इज गोइंग टू स्कूल, इसमें ज्यादातर बच्चे क्या बोल देते हैं, जो टू स्कूल है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो क्या है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो वर्ब क्या है, गोइंग। सवाल करो क्या जा रहा है, नहीं जवाब आया। किसको जा रहा है, नहीं जवाब आया। जवाब किसका आ रहा है, कहां जा रहा है, तो कहां तो हमें पूछना ही नहीं है, कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो मतलब यहां पर जो ये स्कूल है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहां पर ये जो गोइंग है, मतलब ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जो वर्ब आपका ऑब्जेक्ट ले वो ट्रांजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट ना ले वो इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आपकी जो है काउंट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे अब उनको भी आगे दो भागों में बांटा गया था, जेरेंट, इन्फिनेटिव। ठीक है, इनमें और एक और था पार्टिसिपल आपका। देखो यहां पर जेरेंट का मतलब क्या है, जेरेंट में देखो इन दोनों, पहले जेरेंट और जो इन्फिनेटिव है इन दोनों में देखो आपको दिख क्या रहा है इंग्लिश के सेंटेंसेज में। इसमें ये चीज दिख रही है कि इसमें हम बार बार टू का और वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आईएनजी लगा के अपनी जो है उसको बोल रहे हैं सेंटेंस को, है ना। तो जेरेंट का मतलब है जब आप, जेरेंट आप तब बोलोगे जब आप इसको, अच्छा यूज कहां पर करेंगे, देखो इसको आप सब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट। जब आप अपनी वर्ब को एज ए सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं, तो तब वहां पर आप जेरेंट का और इन्फिनेटिव का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी कि टहलना हेल्थ के लिए अच्छा है। तो लिखा है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो देखो इज एम आर कब किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। तो ये जो वॉकिंग है ना, ये देखने में आपको लग रही होगी वर्ब, लेकिन ये जो वर्ब है आईएनजी लगा के हमने इसको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर दिया है, इसलिए ये वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग हमारी जो हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, तो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, इंजीरियस मतलब हानिकारक है। तो यहां पर स्पोकिंग जो हमने किसकी तरह इस्तेमाल किया है, जेरेंट की तरह, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। रीडिंग नॉवेल्स इज माय हॉबी, यानी कि नॉवेल्स को रीड करना मेरी आदत है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये भी हमने यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर दिया है। आ गया समझ में। आगे देखो, इन्फिनेटिव में हम टू लगा के बोलते हैं, जहां पर टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म हो, ज्यादातर उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक है, जैसे कि टहलना एक व्यायाम है, ऊपर यही चीज लिखा हुआ था, है ना, ऊपर भी व्यायाम के बारे में लिखा हुआ था, टहलने के बारे में नीचे भी, लेकिन यहां पर हमने वॉकिंग ना लिख के क्या लिख दिया, टू वॉक लिख दिया। टू वॉक इज एक्सरसाइज। ठीक है, सफलता पाना क्या है, संभव है। टू गेट सक्सेस, तो यहां पर टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखी है। दोष खोजना आसान है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, यहां पर भी हमने क्या लगा दिया है, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा दिया है। तो जेरेंट में क्या लगता है, आईएनजी, और इन्फिनेटिव में टू के बाद आप क्या लगाओगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाओगे। तो इनसे आप पहचान सकते हैं कि ये जेरेंट है या इन्फिनेटिव है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो ये जो वर्ब की फॉर्म है ना,
जो आप पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म पढ़ते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब, इसको दो भागों में बांटा गया है। जब आप उनको याद करोगे, एक तरफ आती है रेगुलर वर्ब, एक तरफ आती है इर्रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स का क्या मतलब है? रेगुलर वर्ब का मतलब है जब आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म किससे एंड हो? ईडी से एंड हो। आपकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यदि ईडी लगा हुआ है तो आपकी वर्ब क्या है? वो रेगुलर है। और अगर उसमें ईडी नहीं है, अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है या सेम है, यानी कि ईडी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपकी इर्रेगुलर है। देखो जैसे लुक, लुक की सेकंड और थर्ड फॉर्म लुक्ड लुक्ड होती है, यानी कि ईडी से एंड हुई है। सेकंड थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म है? रेगुलर। वर्क, वर्कड, वर्कड, ईडी से एंड हुई है, ये भी क्या है? ये भी आपकी रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर में ईडी नहीं होना चाहिए, जैसे गो, वेंट, गोन, कहीं भी ईडी नहीं है। कट, 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 कहीं भी ईडी नहीं है। बाय, बॉट, बॉट, दोनों सेम तो हैं लेकिन ईडी नहीं है। हमें सेम से मतलब नहीं है, सेम तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ईडी से मतलब है। ईडी है तो रेगुलर है, ईडी नहीं है तो रेगुलर नहीं है, यानी कि इर्रेगुलर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। और जो बच्चे हमारा कोर्स लेना चाहते हैं वो हमारे ऐप पर जा सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर, और हमारी ई बुक्स वगैरह भी आपको वहीं पर मिलेंगी। और बाकी वीडियो के नीचे देखो आपको दिख रही होंगी कहाँ से जो है आपको ई बुक्स परचेज करनी है, ठीक है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी, होम डिलीवरी नहीं होगी। जैसे ही परचेज करोगे आपके मेल आईडी पर आपको मिल जाएंगे। किसी को कोई इशू आता है, ये हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप करो, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।